गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम है उसमें जो आपके केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, उसकी स्टडी कर रहे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए पार्ट थर्ड है। इसका पार्ट फर्स्ट तथा पार्ट सेकंड पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टिव हैं, जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको धावन सोडा का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। जो धावन सोडा है किसका साधारण नाम होता है, ठीक है। आपको देखिए मैंने जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं वो मैंने कंप्लीट कराए थे, ठीक है। तो उसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो सारे मैंने कंप्लीट कराए थे, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर चेक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा किसका साधारण नाम है, ठीक है। तो देखिए धावन सोडा ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए जो आपका धावन सोडा है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और देखिए जो धावन सोडा है इसका साधारण नाम होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। इसका सोडियम कार्बोनेट इसका साधारण नाम होता है, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कपड़े धोने के साबुन में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका यूज कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है, ठीक है। ये कठोर साबुन को मृदु साबुन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और भी देख लीजिए, जैसे आपके देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। इसका साधारण नाम होता है संगमरमर, या आप कह सकते हो उसको खड़िया कह सकते हो, आप इसको चौक कह सकते हो, ठीक है, आप इसको संगमरमर बोल सकते हो। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये एक प्रकार से इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, या इसको बोल सकते हैं मीठा सोडा, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से फूड कंजर्व में किया जाता है, ठीक है। फूड को फ्लफी बनाने में किया जाता है, लाइक आपका कोई भी फूड हुआ, जैसे आपका ब्रेड हुआ, लाइक आपका केक हुआ, ठीक है, भटूरे हुए, उनको सॉफ्ट करने के लिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर हुआ सही, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धावन सोडा इसका साधारण नेम होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। तो देखिए आपकी जो आग लगाने वाली गैस होती है, मैंने आपको देखिए आगे बताया था, आपकी जो आग लगाने वाली गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। देखिए जो आपकी ऑक्सीजन गैस है यदि ये 15% से अधिक है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर आपकी ये जो गैस है वो 15% से अधिक है, ठीक है, तो ये क्या कर लेगी, ये एक प्रकार से आग लगा देगी, ठीक है। यदि आपकी जो ऑक्सीजन है वो 15% से अधिक है तो वो आग लगा देगी। और देखिए यदि आपकी जो गैस है वो 15% से कैसी है, कम है, तो वो आग नहीं लगा पाएगी, ठीक है। यदि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम है तो वो आग नहीं लगा पाएगी, ठीक है। इसलिए जो आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है इसको एक प्रकार से ज्वलनशील गैस कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आग लगा देती है, इसलिए जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं ले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ले तो जाते हैं लेकिन बहुत ही रेयर मात्रा में ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मोस्टली हीलियम गैस प्रेजेंट होती है, इसलिए, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए कौन सा है। हवा में यदि ऑक्सीजन 15% से कम होगी तो वो आग नहीं लगा पाएगी, ठीक है। यदि अधिक होगी तो क्या होगा, वो आग लगा देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपको देखिए कोई भी आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है एम्बर रेजिन को कम आंच पर जब आप हीट करोगे जिसके फलस्वरूप एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला काफी बार पूछ दिया जाता है, CH3CO ओ, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, CH3CO का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाता है, एम्बर रेज को कम आंच पर जब आप हीट करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के सॉल्यूशन में, और देखिए जब आप इसको ठंडा कर देते हैं जिसके फलस्वरूप आपने जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बूंद डाली, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका H2SO4, ठीक है। देखिए इससे फॉर्मूले काफी आते हैं, इसलिए फॉर्मूले को साथ में कवर कराते चले जा रहे हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आपको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड या इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। तेल का थोथा किसको बोलते हैं, तेल का थोथा बोला जाता है किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है ये आपका कैसे कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, ठीक है। जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड के सॉल्यूशन में क्या करते हो, उसको ठंडा कर, पहले हीट करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बूंद डाल देते हैं जिसके फलस्वरूप आपका वायलेट कलर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड की जब आप ऑयल ऑफ विट्रियोल की कोई बूंद को डालेंगे जिससे आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको वायलेट कलर का प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, देखिए जब क्या है आपका, जब पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को, ठीक है, पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाने के बाद उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मिला देते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए नया फॉर्मूला आया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत पूछा जाता है, K2Cr2O7, ठीक है। और एक आपका होता है पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या करते हैं, जब आप पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं और जब आप उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, एक प्रकार से घास जैसा चमकदार रंग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब आप कोई भी सॉल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन को ऐड करेंगे जिससे क्या हो जाता है, एक प्रकार से घास जैसा चमकदार आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका भी जो एक प्रकार से कलर होता है वो कैसा होता है, शाइनिंग से होता है रहित, ठीक है, चमकदार होता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है थाइमोलम का आणविक सूत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था आपका थाइमोलम क्या होता है, यह एक प्रकार से फिनोल होता है, ठीक है। मैंने आपको फिनोल का फॉर्मूला बताया था, आप लोग फॉर्मूले जरूर देख लें। फिनोल देखिए इस तरीके से होता है फिनोल, बेंजीन रिंग पर जब आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको ही फिनोल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिनोल। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये तो आपकी हुई बेंजीन, ठीक है, ये आपकी बेंजीन होती है और ये आपका फिनोल होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, C10 निकल के आएगा और H14 निकल के आएगा, ठीक है, और O, ठीक है। ये थाइमोलम का फॉर्मूला होता है और ये एक प्रकार से आपका फिनोल होता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है जो प्रूफ रहित प्रूफ स्प्रिट किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो प्रूफ स्प्रिट किसका मिश्रण होता है, एक आपको मैंने बताया था मैथिलिक स्प्रिट, ठीक है, उसमें मैथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण था, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रूफ स्प्रिट होता है, क्योंकि स्प्रिट किसको बोलते हैं अगर आपको पता होगा तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे, मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए आपका स्प्रिट क्या होता है, जो आपका स्प्रिट होता है इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल जो आपका होता है इसको बाइन बोला जाता है, इसको ही एक प्रकार से स्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो प्रूफ स्प्रिट होता है उसमें आपका अल्कोहल प्रेजेंट होता है और जल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आता है वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको आगे पढ़ाया भी था, वुड स्प्रिट क्या होता है। मैथिल अल्कोहल में मैंने आपको ये बताया था, आपका देखिए जो मैथिल अल्कोहल होता है उसको ही क्या बोला जाता है, उसको वुड स्प्रिट बोला जाता है, ठीक है। इसको अंधी शराब बोलते हैं क्योंकि इसके सेवन से जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
7वां क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखिए ये आपके पढ़े हुए हैं, ये मैंने थ्योरी में अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। जब आप थ्योरी को वॉच करेंगे तभी आप इसका आंसर आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करें जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आसानी से लगा सकें, ठीक है। तो देखिए कोई भी आपका लोहा है, ये मतलब यदि उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, कोई भी लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। कोई भी सपोज दैट जैसे आपका आयरन है, यदि उस पर जंग लग जाती है, ठीक है, जंग लग जाती है तो जिससे क्या हो जाता है, जो लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो आपकी प्रोसेस होती है इसको कोरोशन बोलते हैं। इसके लिए क्या करती जाती है, अगर जंग ना लगे तो इसके लिए क्या करती जाती है, एक प्रकार से जिंक का लेपन कर दिया जाता है, ठीक है। आयरन को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेपन कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यदि जंग पर लोहे का, यदि कोई लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का भार मोस्टली बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे का भार भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये एक प्रकार से केमिकल परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, आपका जो लोहा है इसका जो कलर है वो भी एक प्रकार से कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कलर चेंज हो जाता है और जो भी आपका आयरन है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, आपका आयरन है यदि वो जंग रहित है, ठीक है, जंग लग गई है उसमें तो वो कैसा हो जाएगा, एक प्रकार से वीक हो जाएगा, ठीक है, आसानी से टूट जाएगा और कलर में भी चेंजमेंट हो जाएगा लेकिन उसका भार बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज आपकी जंग लग जाती है आयरन में तो आप उसको पकड़ के देखिए तो वो उसका भार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, स्टील को जंग रहित बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी धातु स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए मिलाई जाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था यदि आपका आयरन है, ठीक है, यदि आयरन पर जंग लग जाए तो जिसके लिए क्या कर दिया जाता है, जिंक का लेपन कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपका जो भी आयरन होगा वो एक प्रकार से प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं स्टील को किस तरीके से आप बचाएंगे जंग से बचने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जैसे स्टील है, एक मिनट रुकिए, ये जैसे आपका स्टील है, ठीक है, स्टील को हमको जंग रोधी से बचाना है, जंग लगने से बचाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोमियम की परत चढ़ा देंगे, ठीक है। क्रोमियम की परत चढ़ाने से क्या हो जाता है, जो आपका स्टील होता है वो जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। तो कम से कम हम क्रोमियम है कितना लगा देंगे, 15% तक क्रोमियम स्टील के ऊपर इसकी लेपन कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो क्रोमियम होता है ये बहुत ही ज्यादा आपका कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है, कठोर होता है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है क्रोमियम का यूज किस में किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम का यूज किस में करते हैं, इसका यूज एक प्रकार से बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है, और ब्लेड बनाने में किया जाता है, ठीक है, और बल्ब बनाने में मोस्टली क्रोमियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्रोमियम आंसर होता है सही। एल्यूमिनियम भी देखिए मैंने आपको बहुत चीजें बताई थी, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो मेन अयस्क कौन सा होता है आपका, मैंने बताया था बॉक्साइट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, Al2O3 इंटू 2H2O। एक आपसे पूछता है कोरंडम किसका अयस्क है, ठीक है, वो भी आपके एल्यूमिनियम का है। कार्बन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कार्बन के आपसे अपर रूप पूछ देगा, कौन से थे, फुलरीन था, ग्रेफाइट था, ग्रेफीन थी, ठीक है। तो आपको ये मैंने बताया था हीरा था, ये सभी आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। आपको थ्योरी पोर्शन में बहुत ही अच्छे से इनको कंप्लीट कराया था, आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कॉपर से, कॉपर पायराइड किसका अयस्क होता है, ठीक है। तो कॉपर पायराइड आपका कॉपर का अयस्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है, ये आपका कॉपर पायराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप क्या करते हो, सूर्य निकल रहा है फिर भी आप छतरी को लगाए हुए हैं, छाता को लगाए हुए हैं, तो क्या हो जाता है, आपके शीर्ष पर व्हाइट कलर, उत्तम रंग कौन सा होता है, जब आपके शीर्ष पर सफेद रंग हो और भीतर से कैसा हो, काला कलर हो, ठीक है। देखिए भीतर से आपका कलर कैसा हो, काला हो छाते का, और शीर्ष पर कैसा हो, सफेद रंग का हो। क्योंकि क्या हो जाता है, जो सफेद रंग होता है, जो आपका व्हाइट कलर होता है छाते का, वह क्या करता है, आपके परावर्तन का गुण उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसलिए जो आपका व्हाइट कलर होता है वो शीर्ष पर होता है और छतरी के लिए उत्तम रंग होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें परावर्तन का जो गुण होता है वो कैसा होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है व्हाइट कलर।
और लेकिन जो आपका जो ब्लैक कलर होता है जिससे कम आभास होता है धूप का, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो व्हाइट कलर होता है ये परावर्तन का गुण सर्वाधिक शो करता है जिससे आपको धूप कम लगती है, ठीक है, व्हाइट कलर। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। सूर्य छतरी के लिए तभी आपका उत्तम, जब मतलब सन निकल रहा हो तो आपकी छतरी कैसी होनी चाहिए, शीर्ष पर सफेद रंग की और भीतर काले कलर की, ठीक है, तो ये आपकी कैसी है, उत्तम रंग की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 10वां क्वेश्चन है, आपको बताना है ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको आगे एसिड रेन में बताया भी था, आपकी एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन किसका मिश्रण होती है, एसिड रेन आपका HNO3 हुआ, ठीक है, और H2SO4। काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाया भी था। HNO3 तथा H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसको ही आपका एसिड रेन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जब एसिड रेन आपकी संगमरमर पर या ताजमहल पर पड़ती है, जिससे जो ताजमहल होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, एक प्रकार से येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक प्रकार से आपका जो भी ताजमहल है वो इसको डैमेज कर देता है, ठीक है। मैंने आपको देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसमें SO2 भी है और HNO3 भी है, लेकिन मैंने आपको एसिड रेन में बताया था आपकी एसिड रेन में जो मेन गैस रोल प्ले करती है वो आपकी कौन सी गैस होती है, SO2 गैस होती है, ठीक है। क्योंकि SO2 गैस जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपकी सल्फ जो एसिड रेन है वो नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जो SO2 गैस है जब ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर क्या बना लेती है, आपका SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब H2O के साथ कॉम्बिनेशन करता है जिसके फलस्वरूप आपका H2SO4 बन जाता है, ठीक है। आपका जब तक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तब तक एसिड रेन की कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए ताजमहल को खतरा है ज्यादातर किसका, SO2 का, ठीक है। इसलिए आपका SO2 आंसर हुआ, क्योंकि SO2 और NO2 के सॉल्यूशन से ही आपका H2SO4 बनता है और आपका HNO3 बनता है, ठीक है। HNO3 आपका विस्फोटक पदार्थ होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बताया था मैंने आपको, घेंगा डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। आयोडीन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके घास शैवाल में आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेड क्या होता है, लेड का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, गैलेना, ठीक है, गैलेना है जिसका नाम मतलब फॉर्मूला होता है PbS, ये आपका होता है गैलेना, ठीक है। लिपस्टिक में आपका लेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है आपका लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, देखिए मैंने आपको अयस्क के चैप्टर में ये बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कौन कौन से अयस्क इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। आपका 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है जो आपका मैग्नेटाइट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जो आपका देखिए मैग्नेटाइट होता है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। ये आपका होता है मैग्नेटाइट, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपका है मैग्नेटाइट। एक इसी की मतलब तरीके का होता है, इसको बोलते हैं हीमेटाइट। अभी आपको बताते हैं, पहले ये है आपका मैग्नेटाइट, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हीमेटाइट का कौन सा होता है, हीमेटाइट का फॉर्मूला होता है आपका हीमेटाइट का आपका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। ये आपका होता है हीमेटाइट और आपका मैग्नेटाइट क्या था, Fe3O4, ठीक है, इतना अंतर होता है, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटाइट है वो क्या है, Fe3O4 होता है और ये लोहे का प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। देखिए सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा जो परीक्षा है यानी फायरमैन की घुड़सवारी की, उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए आपका 12वां क्वेश्चन है, आपको बताना है, 1 मिनट रुकिए प्लीज, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका मैंने कराया था सोडियम में, जब मैंने आपको सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड कराए थे उसमें मैंने ये बताया था आपको सर्दियों के दौरान क्या हो जाता है, जैसे आप हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर जाते हैं वहां पर मोस्टली बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। क्या बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा वहां की जो गलियां होती हैं वो क्या हो जाती है, बर्फ से ढकी रहती हैं, ठीक है। तो मतलब यदि आप क्या करें वहां पर सोडियम का यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जब आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां की जो बर्फें होंगी और वहां की जो भी सड़कें होंगी वहां की जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होने लगेगी, ठीक है। जब आप सोडियम का यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड से तो क्या हो जाएगी, बर्फ की सतह से जो उसका हिमांक बिंदु होगा वो कम होने लगेगा, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था सोडियम का यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बर्फ को पिघलाने में, ठीक है। एक तो किया जाता है बर्फ को पिघलाने में, जैसे आप जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां की सड़कें एक प्रकार से बर्फ से ढकी हुई होती हैं, यदि आप वहां पर नमक डाल दो तो आपका बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। एक तो बर्फ को पिघलाने में, आपने देखा होगा जब आप आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं तो वो ऊपर से आपको साल्टी लगती है, ठीक है, तो उसमें भी नमक का यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो बर्फ को पिघलाने में NaCl का यूज किया जाता है, और बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए भी NaCl का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए भी आपका जो नमक है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, आपकी जो बर्फ की सरफेस है उसका जो हिमांक बिंदु है उसको ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, यानी कम कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका ये बढ़ाता तो है नहीं है, ठीक है, और बर्फ की गहरे बिंदु को और हिमांक बिंदु को कम करेगा, ठीक है, गहरे अंतर बिंदु को नहीं, ठीक है, ये गलत है आपका। और ऊष्मा उत्पन्न तो बिल्कुल ही नहीं होगी, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है ऐसा कौन सा आपका केमिकल है जो आपकी आतिशबाजी को शो करे, ठीक है। मतलब देखिए जब आप पटाखे को चलाते हैं तो आपने देखा होगा, देखिए आपकी विभिन्न कलर की आपकी आतिशबाजियां होती हैं, जैसे ब्लैक कलर की हुई, ठीक है, आपकी पिंक कलर की हुई, रेड कलर की हुई है, लाइक आपकी ग्रीन कलर की हुई, येलो कलर की हुई, ठीक है। तो आपको बताना है आपका जो आतिशबाजी यदि आप कैसी चला रहे हैं, ग्रीन कलर की चला रहे हैं, तो वो किस कारण उसका कलर आपका आता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। BaCl2 के कारण जो आपकी आतिशबाजी होती है उसका जो कलर होता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हुआ, आपका बेरियम क्लोराइड हुआ, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर सही कर लीजिए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है, देखिए आपको बताना है त्वरित चांदी में निम्न में से कौन सा उत्पाद है, ठीक है। आपको बताना है जो आपकी त्वरित चांदी होती है उसमें से आपको उत्पाद बताना है, ठीक है। तो देखिए आपकी चांदी मतलब त्वरित चांदी, तो इसलिए इसका आंसर सही होता है पारा। अभी आपको बताते हैं किस तरीके से आपका पारा हो गया। तो देखिए जो आपका पारा है ये एक प्रकार से त्वरित चांदी का उत्पाद होता है, ठीक है। इसको Hg से शो किया जाता है। अब आप यहाँ पर चांदी मत समझ लेना, ठीक है, ये यहाँ पर है त्वरित चांदी, मतलब एक प्रकार से द्रव स्टेज में पाई जाने वाली चांदी, ठीक है। यानी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी कौन सी आपकी धातु होती है जो द्रव स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। तो आपकी द्रव स्टेज में पाई जाती है कौन सी धातु, Hg, ठीक है। जो आपकी Hg होती है ये क्या होती है, आपकी मेटल होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था Hg आपकी मेटल होती है, ठीक है। और देखिए ये एक प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्वरित चांदी, इसलिए मैंने इसका आंसर पारा लगाया, ठीक है। पारा जिसको Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक प्रकार से आपकी क्या होती है, मेटल होती है, और ये एक प्रकार से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो देखिए इससे और भी क्वेश्चन आपके देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका द्रव स्टेज में पाई जाने वाली अधातु। अभी मैंने आपको बताई थी क्या, धातु जो मतलब लिक्विड स्टेज में पाई जाए उसका नाम होता है ब्रोमीन, ठीक है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हुआ आपका, पारा, ठीक है। और लोहा देखिए इसका मेन अयस्क था मैग्नेटाइट एवं हीमेटाइट, और मैग्नीज देखिए जिसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है पायरोलुसाइड, बहुत बार पूछा जाता है MnO2 किसका अयस्क है, पायरोलुसाइड मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है। आपका देखिए चांदी जैसे आपने पढ़ा होगा हॉर्न सिल्वर, ठीक है, हॉर्न सिल्वर बहुत बार पूछा जाता है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क होता है, मैंने सारे कंप्लीट आगे आपको कराए थे, AgCl, ठीक है। AgCl आपका एक प्रकार से चांदी का अयस्क होता है, और लोहा का तो मैंने आगे बताया ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है आधुनिक जो आपकी आवर्त सारणी है, मॉडर्न जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उसमें निम्न में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है, ठीक है। आपकी देखिए गैर धातुएं कौन सी होती है, मैंने आपको देखिए आगे बताया था, बोरॉन होती है, ठीक है, कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, जो फ्लोरीन होती है, ठीक है। तो इनको किस में रखा गया है, इनको आवर्त 2 में रखा गया है, ठीक है। ये आवर्त 2 की होती हैं धातुएं, ठीक है, मेटल्स होती हैं। क्या हुआ, आपका हुआ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन था,
ठीक है, तो इसलिए इसको किस में रखा गया है, इसको आवर्त 2 में रखा गया है। जो आपकी मॉडर्न आवर्त सारणी है, इसकी खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे मोसले। ठीक है, मोसले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। और जो आपकी पुरानी थी उसमें उसका श्रेय किसको जाता है, मेंडलीव को जाता है। ठीक है, और जो आपके मेंडलीव नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, जो आपकी पुरानी वाली थी। ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 119 तत्व होते हैं। ठीक है, और देखिए जो 92 होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है, और आपका पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आवर्त 2 आंसर बिल्कुल सही होता है, आवर्त 2, इसका आवर्त 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 16वां क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखिए ये मैंने आगे आपको बताई हैं, थ्योरी पोर्शन में सारे बताए थे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपको बहुत बार बताया था मैंने, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ये वाला आएगा, तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन है, जो आपकी ग्रेफाइट है ये मुख्य रूप से किस तत्व से बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो आपका कार्बन होता है इसके 4 अपर रूप होते हैं। पहले हमने बताया था आपका हीरा यानी डायमंड, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ग्रेफीन, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फुलरीन। देखिए ये मैंने आपको बताए थे। तो देखिए जिसमें से पूछ रहा है ग्रेफाइट किस तत्व से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रेफाइट एक प्रकार से कार्बन का अयस्क होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, ये इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक लेड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो ब्लैक लेड होता है इसको एक प्रकार से ग्रेफाइट बोला जाता है। ठीक है, पेंसिल को जो नोजल होती है आगे की, वो भी एक प्रकार से किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जो आपकी मतलब होती है आगे की नोक होती है वो भी एक प्रकार से ग्रेफाइट से मिलकर बनी हुई होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो आपका ग्रेफाइट होता है इसके बीच कौन सा बंध बनता है। ठीक है, ये आपकी पेंसिल चिकनी क्यों होती है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बीच में एक बल होता है जिसको बोलते हैं वान डर वाल्स बल। ठीक है, वान डर वाल्स बल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपकी जो पेंसिल होती है वो चिकनी होती है। ये जो बल होता है ये आपका कैसा होता है, बीक होता है। ठीक है, बीक बंद होता है और आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कार्बन आंसर होता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, देखिए आगे मैंने आपको सिंबल भी बताए थे, आपको जो भी मतलब जो भी एलिमेंट हैं उनका सिंबल क्या होता है, बहुत बार बताते हैं हम, इसका ये सिंबल है, इसका ये है। ठीक है, तो आपका लेड का चिन्ह क्या होता है, पीबी। ठीक है, जो पीबी होता है इसको लेड बोलते हैं, इसका एक अयस्क होता है इसको बोलते हैं गैलेना यानी पीबीएस। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सफेदा का फॉर्मूला क्या होता है, सफेदा का फॉर्मूला होता है PbOH का होल ट्वाइस इंटू PbCO3। ठीक है, ये आपका होता है लेड सफेदा, बहुत बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए बता दिया। और ये किसका अयस्क होता है, पोटेशियम का होता है। ठीक है, और ये लेड का होता है, और ये आपका किसका होता है बताइए, AU, ऑरिक से ये किया जाता है रिलेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सोना। ठीक है, ऑरिक क्लोराइड आपका AuCl3। तो देखिए जब आपको सांप खा लेता है जिससे आपको वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है ऑरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट है आपका सोडियम। ठीक है, ये होता है आपका सोडियम, तो इसलिए आपका कौन सा आंसर सही हुआ, लेड, PB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है आंसर, देखिए क्या है, एक मिनट रुकिए प्लीज। आपको बताना है निम्न में से प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से आपका परमाणु का नाभिक होता है जिसमें आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये इसके आसपास क्या होती हैं, कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपके आसपास कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और भी थी एक और है ऐसी, एक मिनट रुकिए। और तो देखिए क्या होता है, आपकी जो प्रोटॉन की खोज पूछ रहा है। ठीक है, आपको मैंने देखिए इसकी ट्रिक भी बताई थी, इसकी ट्रिक थी ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई मतलब क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, या थॉमसन भी आता है कभी कभी। और नेक्स्ट देखिए आपका है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनता है, बच्चे गलत कर देते हैं, प्रोटॉन जो नाम है वो किसने दिया था, गोल्ड स्टीन ने दिया था। ठीक है, लेकिन जो मेन इसका श्रेय है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किसने की थी, 4 से आपका बन गया चैडविक।
तो आप लोग देखिए यहाँ से कर सकते हैं रिलेट, ईंट पर नाच। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में, इससे क्वेश्चन आता है। उन्होंने इसमें किसका यूज किया था? ठीक है, उसमें उन्होंने एक पन्नी ली थी, वो किसकी थी? एयू की थी, ठीक है। किससे निर्मित थी? एयू से निर्मित थी, गोल्ड से निर्मित थी, क्योंकि गोल्ड की आघात वरीयता सबसे अधिक होती है, इसलिए उन्होंने क्या किया था? एयू की पतली क्या ली थी? पन्नी ली थी, ठीक है। तो जो मतलब रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थी, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, और गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन को नाम दिया था, ठीक है, मैंने बताया था। और जेम्स चैडविक की खोज किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। और जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की? परमाणु की, या उन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड किसकी थी? प्रोटॉन। और नाम किसने दिया? गोल्डस्टीन। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 क्वेश्चन, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है निम्न में से आपको बताना है, मिनट रुकिए, निम्न में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप क्षारीय सॉल्यूशन को पहचान करोगे। तो इस तरीके से आपकी ये पीएच स्केल होती है, यहाँ पर आपकी वैल्यू होती थी कितनी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थी 0, ठीक है, और यहाँ पर थी आपकी 14, और यहाँ पर थी आपकी 7, ठीक है। तो यदि हम क्या करें, यदि ये एक प्रकार से आपकी पीएच स्केल होती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी, ठीक है। और उन्होंने हमको ये बताया था कि यदि किसी भी कोई भी आपकी पीएच स्केल है, यदि आप उस पर एसिड डालोगे और यदि एसिड का मान 7 से कम है तो वो किस नेचर में होगा? आपका एसिडिक नेचर में होगा, ठीक है। और यदि आप उस उच्च स्केल पर क्या डालोगे? क्षार डालोगे, तो यदि आपका जो पीएच मान है वो कैसा है? 14 से कम है, या 7 से अधिक है और 14 से कम है, तो वो किस नेचर में होगा? आपका बेसिक नेचर में होगा, ठीक है। और यदि आपका 7 ही है तो वो किस नेचर में होगा? न्यूट्रल नेचर में होगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन नेचर में होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मतलब आंसर क्या हुआ सही? बेसिक हुआ सही, ठीक है। बेसिक नेचर में होना चाहिए, यानी यदि पीएच मान 10 होगा तभी आपका वो क्षारीय विलयन कैसा होगा? बेसिक नेचर में होगा, ठीक है। और यदि आपका 5 है तो बताइए किस नेचर में होगा? एसिडिक नेचर में होगा। 2 है तो कौन सी नेचर में होगा? एसिडिक नेचर में होगा। 3 है तो कौन से नेचर में होगा? एसिडिक नेचर में होगा, ठीक है। और आपका जो ब्लड है ये भी आपका किस नेचर में होता है? 7.4 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है। और ये 7 से कम भी है, 7 से अधिक भी है, इसलिए ये किस फॉर्म में है? उदासीन में। और आपका जल भी कैसा है? उदासीन है, ठीक है। आंसू जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी ये उदासीन कंडीशन में होता है, इसलिए इसका 10 आंसर होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक मिनट रुकिए प्लीज। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। आपको देखिए मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। आपका जो विटामिन होता है इसकी खोज किसने की थी? फंक नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इससे क्वेश्चन आता है विटामिन से हमें कभी भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। आपको कभी भी इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आपसे पूछ देगा निम्न में से किससे आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। आपसे पूछ देगा विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ, लाइक कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो आपको विटामिन से कभी भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। विटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यदि हम प्रॉपर डाइट में विटामिन को इंक्लूड करें जिससे हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, आप बहुत ही फिट रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए विटामिन को अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड करें, ठीक है। तो देखिए जो विटामिन है ऐसा बताना है जो हमें जल में घुलनशील है। मैंने आपको बताया था बसा में घुलनशील कौन से होते हैं? कीड़ा आपका होता है बसा में घुलनशील, ठीक है, फैट में घुलनशील। और यदि पूछे जल में घुलनशील तो गई भैंस पानी में, यानी बी और सी कैसा है? जल में घुलनशील, ठीक है। और आपका कीड़ा कैसा है? बसा में घुलनशील। तो आप लोग देख सकते हैं विटामिन ए कैसा है? बसा में घुलनशील। विटामिन डी आपका कैसा है? बसा में घुलनशील। और विटामिन के कैसा है? आपका बसा में घुलनशील। लेकिन जो विटामिन सी है आपका, ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में बात करें तो जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से हमें स्कर्वी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। स्कर्वी डिसीज में क्या होता है? मसूड़ों जो आपके
मसूड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से फूल जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है, ठीक है। तो ये आपकी डिसीज होती है, वो स्कर्वी डिसीज होती है, ठीक है। विटामिन सी के अंतर्गत आपके जो भी खट्टे फल हैं, आंवला हुआ, लाइक आपके जो भी मतलब रसदार फल हैं, आंवला, संतरा, लाइक आपका सेब, आम, इनको रखा गया है, ठीक है। तो इनको विटामिन सी में रखा गया है और इसलिए इसका विटामिन सी आंसर होता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है, आपको बताना है भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको, देखिए मैंने सारे जो एसिड हैं, आपके जो भी कार्बनिक कंपाउंड हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था किसका यूज किसमें किया जाता है। लाइक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किसमें किया जाता है, ठीक है, आपका फूड को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि यदि आप फूड में किसी भी रसायन को मिला रहे हैं तो उसको किस उद्देश्य से मिला रहे हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको एक एसिड का नाम बताया था, उसका नाम होता है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। जो आपका बेंजोइक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, देखिए जब बेंजीन रिंग पर आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको ही बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड को आपको COOH से ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब आप बेंजोइक एसिड को क्या करें, आप फूड में मिला दें, तो जिससे आपका जो क्या होता है, जो आपका फूड होता है वो एक प्रकार से कैसा होता है, संरक्षण होता है, संरक्षित होता है, ठीक है, यानी प्रिसर्व होता है। आपका जो भी फूड होगा वो कैसा होगा, संरक्षण प्रदान करेगा और उसकी जो भी गुणवत्ता होगी वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बेंजोइक एसिड का देखिए यही एक प्रकार से यूज होता है, ये आपकी गुणवत्ता को क्या करता है, फूड की गुणवत्ता को क्या रखता है, बनाए रखता है। आपके जो भी जूसेस हुए, लाइक आपकी जो भी लिक्विड कंसिस्टेंसी की चीजें हुई, उनको ये क्या करता है, प्रिसर्व करता है, ठीक है, परिरक्षित करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं, ठीक है। संरक्षण के उद्देश्य से भोजन में केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन है, आपको सिंथेटिक, देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये कठोर जल में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये कठोर जल में, ये केवल कठोर जल में काम करते हैं, ये केवल मृदु जल में काम करते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक से ये आइडिया लग रहा है, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें आपका सॉफ्ट वाटर भी प्रेजेंट हो, ठीक है, आपका सॉफ्ट वाटर भी प्रेजेंट हो, लाइक आपका कौन सा वाटर, कठोर वाटर, यानी हार्ड वाटर भी आपका प्रेजेंट हो, ठीक है। जो हार्ड वाटर होता है वो आपका कौन सा पानी होता है, आपने पढ़ा होगा, समुद्र का पानी होता है, ठीक है। ओशियन का जो पानी होता है वो समुद्र का पानी आपका कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है, ठीक है। और देखिए, और जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है वो आपका मीठा पानी होता है, जिससे आप डेली में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका हार्ड वाटर होता है ये कभी भी झाग नहीं देता है। आपने देखा होगा समुद्र के पानी में आप कितना भी मिला ले डिटर्जेंट, लेकिन वो एक प्रकार से झाग नहीं देगा। लेकिन जो आपका सिंथेटिक अपमार्जक होता है, ठीक है, ये भी एक प्रकार से साबुन की मतलब होता है, तरह का साबुन की तरह का ही होता है। और ये जो आपका डिटर्जेंट होता है ये कठोर जल में एक प्रकार से धुलाई का वर्क करता है, ठीक है, कठोर जल में धुलाई का वर्क करता है और इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही है, मृदु तथा कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा जो अपना मतलब कंडीशनल एमिनो एसिड है। आपको मैंने बताया था एमिनो एसिड क्या होते हैं, जिसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, लाइक आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। यानी ऐसा एमिनो एसिड जिसको कंडीशनल एमिनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका आर्जिनिन होता है इसको कंडीशनल एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार से शरीर के घावों को भरता है, ठीक है, या आप कह सकते हो बॉडी को आघातों से बचाता है, ठीक है। जो शरीर के घाव को भरने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो आपका आर्जिनिन होता है उसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, एमाइनो एसिड होता है, ठीक है, और इसको कंडीशनल एमाइनो एसिड भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है, आपको बताना है
51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है, ठीक है, आपको बताना है। ये देखिए आपका न्यूमेरिकल है, देखिए आप इस तरीके से आ सकते हैं, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम अमोनिया का अणुभार निकाल लेते हैं। अमोनिया के अणुभार निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक भार पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो आपका अमोनिया है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास कितना होता है बताइए, 14 होता है, ठीक है। प्लस 3 गुणे, क्योंकि 3 मोल हैं, आपको मैंने ये सारे बताए हैं किस तरीके से निकालते हैं। और इस पर कितना चार्ज होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कितना निकल के आया, 14 प्लस 3 बराबर कितना निकल के आया, 17। तो आप लिख सकते हैं 17 ग्राम अमोनिया में, 17 ग्राम अमोनिया में आपके कितने मोल है, 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। 17 ग्राम में कितने मोल है, 1 ग्राम, जो 1 मोल है वो आपका प्रेजेंट है। और आपसे पूछ रहा है 51 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 51 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, 1 गुणे 51, आपका जो 17 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी 17 तिया 51, आपके कितने मोल निकल के आ जाएंगे, 3 मोल निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अमोनिया का अणुभार निकाला। अणुभार हमने निकाला, इसका 17 आया। 17 ग्राम अमोनिया में आपके कितने मोल है, 1 मोल है, ठीक है। और हमको कितने ग्राम में निकालने, 51 ग्राम में। तो 51 ग्राम में अमोनिया का जो मोल है वो कितना निकल के आएगा, 1 गुणे 51/17, यानी 3 मोल निकल के आएंगे। तो आप लिख सकते हैं 51 ग्राम अमोनिया में आपके 3 मोल अमोनिया मौजूद होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका 3 ऑप्शन होता है सही। अमोनिया जो आपकी गैस है इसको अश्रु गैस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला NH3 होता है, ठीक है। क्या होता है, NH3। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। आपको देखिए 25-25 क्वेश्चन का डेली सेट लगवाया जाता है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका 25वां क्वेश्चन है, आपको बताना है NH2 की तुलना में COOH समूह वाले एमिनो एसिड को किस रूप में रखा जाता है, ठीक है। यानी वो एसिडिक नेचर में होगा या बेसिक नेचर में या न्यूट्रल में या एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है वह किस नेचर में होता है। तो आपका एमिनो एसिड क्या होता है, जिसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, और COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखिए आपको मैंने बताया था जो आपका NH2 ग्रुप है ये आपको बेसिक नेचर को शो करता है, ठीक है। और जो आपका एसिडिक ग्रुप है ये आपको एसिडिक करेक्टर को शो करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जो आपका COOH ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये आपकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। आपका जो भी एसिडिक नेचर होता है उसको ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए जो आपका एमाइनो एसिड होता है इसकी जो हम नेचर की बात करें तो इसका नेचर एक प्रकार से कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि COOH जो आपका ग्रुप होता है बहुत ही आपका मतलब क्या करता है, एमिनो एसिड की जो मतलब एसिडिटी है उसका एसिडिक नेचर है वो क्या कर देता है, एक प्रकार से बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए इसका अम्लीय आंसर होता है सही, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन आता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी जिसमें आपका एसिडिक करेक्टर को भी शो करे, ठीक है, लाइक वो बेसिक करेक्टर को भी शो करे, ठीक है। तो ये जो नेचर होता है उसको उभयधर्मी बोला जाता है, ठीक है। इसके मोस्टली एग्जाम्पल पूछते हैं। तो आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है ये आपका एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कोरंडम यानी Al2O3, ठीक है, ये आपका कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये भी एक प्रकार से आपके उभयधर्मी ऑक्साइड को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होता है अम्लीय सही। तो आज के लिए इतना ही, आपके सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। कल फिर आएंगे एक न्यू मॉडल के साथ, आपको फिर 25 क्वेश्चन कराएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।